हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अगर आप रेलवे एग्जाम 2026 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो यूट्यूब पर मैं आपको मैथ की जो प्रैक्टिस सेट देता हूं, आप इसको निरंतर रूप से अपने एग्जाम तक फॉलो करिएगा। निसंदेह आपको आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे मुझे आप देख और अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे। रैंक और पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो आप हमारा रैंक और जो ऐप है वो आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बैचेस भी दिख जाएंगे और कॉम्बो बैच भी दिख जाएगा। जैसे कि अगर आपको जीरो लेवल से मैथ पढ़ना है तो मैथ का फाउंडेशन बैच है ना। इसके अलावा रीजनिंग का है, जीके जीएस, साइंस, इन सब का एक कॉम्बो बैच भी है, यकीन 2.0। सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी बैच में जुड़ते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी इसी बैच से होते हैं। प्रैक्टिस बैचेस भी हैं, जैसे कि धुरंधर बैच है एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए, और तकदीर बैच है, नई जो यूथ बुक आई है उसका मैंने प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है तो उसमें मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बैचेस हैं, आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग ऑफर का फायदा उठा सकते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करेंगे जानकारी जो है वो आप सभी तक क्लियर तरीके से पहुंच गई होगी। अब आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से आप सभी लोग जो है पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। कुछ ब्लर टाइप सा हो रहा है, मैं इसको सही कर दूं। ठीक है, हाँ अब सही है मामला। अब ब्लर नहीं होगा जहां तक मुझे अंदाजा है, अब ब्लर नहीं होगा। और अगर अभी हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सही करने की। ठीक है, अब ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो आप कमेंट करके बताना, वैसे तो मैं देख लूंगा। चलिए, यदि किसी संख्या के 1/3 के 40% का 10% जो है वो 512 है तो वो संख्या ज्ञात करो क्या होगी, है ना। तो दोस्तों कैसे करेंगे आप इस सवाल को जरा बताइए। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, और इसका 10%, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसका जो मान है वो 512 के बराबर है। तो आपको वो संख्या पता करनी है कि वो संख्या क्या होगी। तो आप कैसे पता करेंगे, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं मेरे भाई। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, 5 25 दिया कितना हो जाता है, 75। 75 का 512 में गुणा हो जाएगा जाकर, तो आंसर आ जाएगा 512 गुणा 75। ठीक है, अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर मल्टीपल लगा लो। जैसे 512 8 से कटता है तो आंसर वो होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, है ना। एक बार चेक करो 8 से कौन सा नंबर कट रहा है। तो जैसे आपने यहां देखा 8 चौके 32, 5 बचेगा 54, 8 छंग 48, 6 बचेगा 61, नहीं कट रहा 8 से। ठीक है, तो ये चला गया, पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 70, नहीं कट रहा 8 से। 8 चौके 32, ठीक है, कितना बचेगा 6, 66 हो जाएगा। फिर 8 8 64, 2 बचेगा 21, नहीं कट रहा 8 से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अप्रोच आप इस क्लास से हमसे सीख सकते हैं कि आप सवालों को अप्रोच कैसे करेंगे पेपर में। दुनिया क्या करेगी, 75 का 512 में गुणा करेगी, आप 512 8 का क्यूब होता है ये सोचेंगे और 8 का मल्टीपल लगा लेंगे। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो, तमाम सारी चीजें हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से बताइए क्या आंसर होगा। हर एक सवाल को वीडियो पॉज करके आप पहले खुद बनाइए, है ना। 0.45 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब अपॉन 0.45 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। तो यहाँ ए का जो मान है वो कितना है, 0.45 है, और जो बी का मान है वो कितना है, 0.2 है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। तो यही आपका सवाल का सही जवाब है, 0.65, है ना। लेकिन इसने जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट यहां से हटाओगे तो 65/100 आ जाएगा मेरे भाई। इसको 5 से काट दोगे 13 बार कटेगा, इसको 5 से काट दोगे 20 बार कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/20। ठीक है, सभी का बी ऑप्शन आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज करो, अगेन पहले खुद सॉल्व करो फिर आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है सभी लोग। कह रहा है एक कार पहले घंटे में 158 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 110 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो पहला 158 किलोमीटर है, फिर 110 किलोमीटर है, तो दोनों को जोड़ेंगे अगर तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, तो 158 और 110 कितना हो जाएगा, तो 58 और 10 68 और 100 और 100 200, यानी कि 268 किलोमीटर तो हो गई टोटल डिस्टेंस, है ना। अब भाग लगाएंगे टोटल टाइम का, तो मेरे भाई पहले घंटा ये रहा और दूसरा घंटा ये रहा, यानी कि टोटल टाइम 2 घंटे का है, तो 268 में 2 का भाग लगा देंगे, 134 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड कार की रही होगी। अगला प्रश्न आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, 2 कॉट स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 का मान आपको बताना है। तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि यहां 2 ही आ जाएगा, प्लस ध्यान देना सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sec 30 की क्या होगी 2/√3, तो 2/√3 का आपको स्क्वायर करना है, तो 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आ जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर 30, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। दोस्तों 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 4 और 2 मिलके 6 हो गया, माइनस यहां 1 बचेगा और 6 माइनस 1 कितना होता है 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो सिर्फ आपको वैल्यू यहां पर पुट करनी थी और बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी थी। अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, यह अच्छा सवाल मुझे लगा क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप जल्दीबाजी में इसको पेपर में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको इंपॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं। और बताइए, मैं आपको सवाल लिख दे रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है 49 की पावर n मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 की पावर 2n, ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एक व्यंजक है, इसका मान ज्ञात करो। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 7 की घातों के पदों में इसका परिणाम क्या होगा, 7 की पावर के टर्म्स में इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आपको ये कैसे करना है सॉल्व, मालूम है। ऊपर देखो, ये जो 49 लिखा है, आप ध्यान से इसको देखो, क्या ये 7 का स्क्वायर लिखा है। तो जब आप यहां 49 की जगह पर ध्यान से देखना, ये जो 49 है, जब आप इसकी जगह पे लिखोगे 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा, पावर में पावर का गुणा हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 7 की पावर 2n बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन नीचे भी 7 की पावर 2n है। अब क्या होगा, ये 7 की पावर 2n कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल 7 बचा। और जब किसी पे कोई पावर नहीं होती है तो उस पे पावर क्या मानी जाती है 1, तो यानी कि 7 की पावर 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा, परम सत्य जवाब हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको आगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, चेतन ने एक दुकान से 1120 रुपए में 52 किताबें खरीदी हैं और दूसरी दुकान से 905 रुपए में 47 किताबें खरीदी हैं। ठीक है, उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रति किताब जो औसत मूल्य है वो कितना है। यानी कि अगेन आपको एवरेज बताना है, 2 अलग अलग जगह से आपने अलग अलग रेट पर अलग अलग क्वांटिटी खरीदी है, लेकिन आपको एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी देखोगे आप सबसे पहले कि टोटल कितना खर्चा हुआ और कितनी वैल्यू पर हुआ, उसका भाग लगा दोगे तो एवरेज आ जाएगा। सर क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, एक दुकानदार ने क्या किया, 1120 में 52 किताबें खरीदी हैं, ठीक है, और 905 में 47 किताबें खरीदी हैं। आपको एवरेज बताना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 1120 प्लस 905, ये तो टोटल पैसा खर्च हुआ है। तो 1120 में 900 जोड़ दो, तो पहले 1100 में आप 900 जोड़ दो, 2000 हो जाएगा, और 20 और 5 को अलग जोड़ दो, 25, यानी कि 2025 रुपए का तो भैया टोटल खर्चा हो गया, 2025 रुपए का। और ये 2025 रुपए का खर्चा टोटल कितनी किताबों पे हुआ है, तो 47 और 52 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 99। ये खर्चा 99 रुपए पर हुआ है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 9 से कट जाएगा 11 बार, 9 से कट जाएगा मेरे भाई 9 दूनी 18, 2 बचेगा 9 दूनी 18, 4 बचेगा 9 पना 45, 225/11, फिर 11 से कट जाएगा मेरे दोस्तों ये यहां पर, तो 11 दूनी 22, ठीक है, और भाग जाएगा नहीं तो 20 आ जाएगा यहां पर, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 11 चौके 44, यानी कि 20.45 के समथिंग जो है सवाल का क्या आना चाहिए, परम सत्य जवाब आना चाहिए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। 225/11 आपको करना है, मल्टीप्लाई भी कर लो, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 चौके 44, और 44 और 5 कितना हो जाएगा, कुछ मैटर लग रहा है मुझे मेरे दोस्तों। मैंने इसको सही काटा है ना, 9 से, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 बचेगा 9 पना 45, सही तो काटा है। 11 गुणा 11 121 होता है,
तो सीधा 22 बार कटेगा जाकर, यानी कि 11 से जब आप काटोगे तो 11 दूनी 22 सीधा कट गया। अब भाग जाएगा नहीं तो 20 का पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50, तो 11 चुके 44, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 बचेगा, तो 11 पचे 55, यानी कि लगभग में आएगा, इसीलिए पूरा नहीं जा रहा है। यहां लिखा हुआ है राउंड ऑफ, ठीक है, एक शब्द लिखा हुआ है, सवाल को आपने पूरा नहीं पढ़ा, सवाल के लास्ट में लिखा है राउंड ऑफ करके बताना है, तो वो लगभग में ये आंसर आएगा 20.45, ठीक है। राउंड ऑफ करके बताना है दोस्तों, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है। अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस क्रम से 114 और 60 की स्पीड से चल रही है एक ही दिशा में, ठीक है। उनकी लंबाइयां समान है, दोनों की लंबाइयां सेम है। यदि राजधानी एक्सप्रेस 144 सेकंड में गरीब रथ को पार कर लेती है, ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। सवाल में नाम आ ही गया है तो बता ही देते हैं कि गरीब रथ को गरीब नाम से गरीब मत समझ लेना कि ये गरीबों की रेलगाड़ी है, इसमें बहुत अमीर लोग ट्रेवल करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत लग्जरी ट्रेन है ये। तो कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस इस और इस स्पीड से चल रही हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की लंबाइयां सेम है, और एक जो है ना राजधानी वो दूसरे को इतने सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है क्रॉसिंग टाइम क्या होता है रेलगाड़ियों का, आपस में एक दूसरे को पार करने वाला टाइम याद है, मैं बताता हूं। क्रॉसिंग टाइम होता है पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड का माइनस हो जाएगा, तो 114 माइनस 60 करोगे 54 किलोमीटर की स्पीड आ जाएगी। ये होता है मेरे भाई क्रॉसिंग टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और यही क्रॉसिंग टाइम सवाल में आपको 144 सेकेंड के बराबर दिया हुआ है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर। L प्लस एल क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों की लंबाइयां समान है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। सर स्पीड 54 कहां से आ गई? क्योंकि घटा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो अब ये क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकेंड में था, इसलिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए। तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 का इधर गुणा कर दो, L और L 2L हो जाएगा, तो 2L बराबर 144 गुणा 5 तिया 15 उधर जाएगा, 2 से 144 72 बार कट जाएगा, 72 गुणा 15 कर लो तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, यानी कि 1080 मीटर लंबाई आ जाएगी एक ट्रेन की। अब क्योंकि दोनों की ट्रेन की जो लंबाई है वो सेम है तो ये 1080 मीटर की राजधानी होगी और 1080 मीटर की ही गरीब रथ एक्सप्रेस होगी, है ना। तो किसी की भी पूछ लेगा आंसर 1080 होगा क्योंकि दोनों की लंबाइयां सेम है। अगला सवाल दोस्तों आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, 41 मीटर कोर वाले घन का आयतन बताओ कितना होगा। इस सवाल को हर एक बच्चा कर लेगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा इसको जल्दी कर पाएगा। 41 मीटर जो है भुजा है किसी घन की और उसका आयतन बताना है। कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि किसी भी घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 41 का क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन 41 का क्यूब हर किसी को याद नहीं होगा और किसी को ही याद नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों में से। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि अगर आप 41 का 3 बार गुणा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर पहले ना कभी जन्म लिया है ना कभी लेगा। तो सर फिर क्या करेंगे? देखो इकाई अंक अगर आप लगा रहे हो तो भी इस सवाल का आंसर बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसका 3 है, इसका 7 है, ये चला गया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। मान लो 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट अगर 1 होता 1, तो हम यहां डिजिटल सम लगाते, ठीक है दोस्तों, और डिजिटल सम से सॉल्व करते। सर हमें तो आता ही नहीं है डिजिटल सम, हम तो नए हैं। तो आप YouTube पे सर्च करो डिजिटल सम क्लास बाई गुलशन सर, आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा डिजिटल सम क्या होता है। अगला सवाल, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और उसने जो अंकित किया है वो 10% अधिक यानी 110 रुपए अंकित कर दिया है और फिर उस पर 80% का डिस्काउंट देता है, तो अंकित मूल्य पे ही तो 80% का डिस्काउंट देगा दोस्तों। तो 110 का 80% कितना होगा? 88 रुपए का डिस्काउंट देगा अगर 110 पे, तो 22 रुपए में वस्तु को बेचेगा। तो उसका हानि बताओ। तो 100 रुपया क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 22 हो गया, तो हानि उसको हो गई मेरे दोस्तों 78% की। समझ में आया? 78% का लॉस हो गया। कैलकुलेशन अगर सही है तो इतनी जल्दी आपसे भी बनेगा, कैलकुलेशन खराब है तो आप वीडियो को पॉज करके ही रह गए होंगे अगर आप पॉज करके सवाल कर रहे होंगे तो। अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, अगेन पॉज करिए, आंसर उसके बाद निकालिए। एक पिता और उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो 72 वर्ष है। यदि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है
और छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र की आयु से 8 वर्ष कम है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट का टिक लगाइए सवाल पर, एज चैप्टर से ये सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पिता और पुत्रों की, दो पुत्रों की जो आयु का योगफल है वो 72 साल है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है और छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र से 8 वर्ष कम है। तो बड़े पुत्र की आपको यहां आयु माननी पड़ेगी, मान लेते हैं x, तो छोटे पुत्र की आयु 8 साल कम यानी x - 8 हो जाएगी और पापा की उम्र बड़े पुत्र से दुगनी है यानी कि ये 2x हो जाएगा। और इन सभी का, दोनों लोनों का और पिताजी का मिलाकर जो योग दिया हुआ है वो 72 साल दिया हुआ है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? यहां से आप सबसे पहले अपनी x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि पिता पुत्र की बात होगी, आपकी x की भी तो कोई वैल्यू है। तो ये 3 और ये कितना हो गया मेरे भाई? 4x हो गया, -8 है, इधर 72 में जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 20 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या कह रहा है कि पिता की उम्र बताओ, तो 20 दूनी 40, ठीक है। x की जगह रख देंगे ना 20, तो आप पिता की जो उम्र है वो कितनी होगी? 40 साल। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पॉज करके अगर आप करोगे तब समझ में आएगा, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आज की क्लास का आपकी छाती पर, 8300 के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मिश्रधन बताओ। डायरेक्ट यकीन बैच से फंसा सवाल है, सीधा 10% से 2 साल का मिश्रधन बताइए। 10% से 2 साल का टेबल बताया था फाउंडेशन बैच में। 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21% होता है, 21% है ना। तो आपको क्या करना है? आपको 8300 का 21% नहीं निकालना, 121% निकालना है। क्यों? क्योंकि मिश्रधन बताना है, ब्याज नहीं बताना, अमाउंट बताना, इंटरेस्ट नहीं बताना। तो अब मेरे भाई इसको आप सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। जब आप गुणा करोगे तो 3 एकम 3 आएगा, इकाई पर, इकाई पे 3 आएगा तो ये 2 ऑप्शन चले गए, ठीक है। अब 83 गुणा 121 बताओ इन दोनों में से क्या आना चाहिए? तो 121 11 का मल्टीपल होता है, 11 से कटता है। तो जरा देखिए, 9 और 8 17, 9 और 3 12, ये 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 11 से कटेगा, उसकी मजबूरी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप चेक भी कर सकते हैं बाद में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी छाती पर, यदि एक बेड कवर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, फिर 35% का डिस्काउंट मिलता है, तो लाभ बताओ। अभी एक सवाल कराया था जिसका आंसर 78% आया था, सेम वैसा ही है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे आंसर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखेंगे कौन कौन बच्चा बताता है। अगला सवाल, चतुर्भुज PQRS में एंगल R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। तो एक चतुर्भुज है मेरे भाई, एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का नाम है PQR और S, ठीक है। ठीक है सर, R और S के जो समद्विभाजक हैं वो बिंदु T पर एक दूसरे से मिल रहे हैं और STR यानी ये जो एंगल है ये 25.5 के बराबर है। और ये जो दो एंगल P और Q बच रहे हैं इनका जो रेशियो है वो 8 और 9 रेशियो के है ना। ये P और Q का जो रेशियो वो 8 और 9 है। तो P और Q यानी कि Q और P की माप का अंतर आपको बताना है। तो ये तो लल्लू सवाल हो गया। क्या आपको थ्योरम याद है, ज्योमेट्री में पढ़ाई थी कि जब किसी भी चतुर्भुज के दो कोण समद्विभाजक जो एंगल बनाते हैं वो बचे हुए दोनों एंगलों के जोड़ का आधा होता है। यानी ये जो 25.5 है ये इन दोनों के जोड़ का आधा होगा। 9 और 8 17 का आधा 8.5, ठीक है। 9 और 8 17 का आधा 8.5, 8.5 की वैल्यू दी गई है सवाल में 25.5, ठीक है, क्योंकि ये तो रेशियो में था ना। तो थ्योरम लगा दी हमने, इन दोनों के जोड़ का आधा होता है ये एंगल। तो 8.5 की वैल्यू ये आपको दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से ये बताओ अगर 8.5 की वैल्यू है तो 85 तिया 255 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। और हमें इन दोनों के माप का अंतर पूछा गया। माप में अंतर वैसे भी 8 और 9 में 1 ही यूनिट का था, यानी कि 3 डिग्री का अंतर होगा दोनों एंगलों में। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, सुशील, एकदम बेहतरीन है ना, मजा आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, रेलवे के लिए ये आ रहा है इस समय पर 2026 में सारे एग्जाम्स में रेलवे में। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 99 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो दो पाइप मान लेते हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। एक पाइप 99 मिनट में टंकी भर रहा है, दूसरा 36 मिनट में भर रहा है, ठीक है। ठीक है सर, कह रहा है कि निचले हिस्से पर
टंकी के खाली करने के लिए निचले हिस्से पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए और बी को भी खोल दिया जाए और जो खाली करने वाला सी है वो भी खोल दिया जाए, तो टंकी 44 मिनट में भर जाती है। 44 मिनट में भर जाती है, लेकिन ये खाली कर रहा है नीचे वाला तब। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के निचले हिस्से पर स्थित पाइप को पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें कमबख्त जो खाली करने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी इस सवाल में निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता, और तब टोटल वर्क में भाग लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितने समय में खाली करेगा। तो पहले तो आप 99, 36 और 44 का एलसीएम लेकर टोटल कैपेसिटी निकालो टंकी की कि टोटल कितना वॉल्यूम होगा। तो देखो 11 99 तो 11 गुणा 9, 9 चौके 36 तो 9 गुणा 4, 11 चौके 44 तो 11 गुणा 4, यानी कि 11 गुणा 9 गुणा 4 आपका एलसीएम होगा। तो 9 चौके 36 गुणा 11, 36 गुणा 11, आई रिपीट 36 गुणा 11, ठीक है, 396 हो जाएगा। 36 गुणा 11 396। अब 99 से कितने बार कटेगा, तो 99 चौके 396। 36 से कितने बार कटेगा, तो 36 से कम 36 और 36 से कम 36 11 बार। 44 से कितने बार कटेगा, तो 11 चौके 44, 11 से इसको काट देंगे तो 36 बार, और 4 निम्मा 36 यानी कि 9 बार कटेगा, ठीक है, 9 बार। अब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 11 है, तो 11 और 4 15 हो गया, टोटल 9 है, तो ये 15 हो गया। तो 15 में 6 जब घटाओगे, भाई ये 15 हो गया, 15 में जब 6 माइनस करोगे तभी ना 9 आएगा। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया, 6। बस इसी को पकड़ लो भैया, दबा लो, दबा लो, बात समझो, जहां दबाना होता है वहां नहीं दबाते हो। तो ये मेरे भाई टोटल जो टंकी है वो 396 लीटर की है, और जो खाली करने वाला पाइप है इसकी एफिशिएंसी 6 है। तो इसका भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि 6×36 यानी कि 66 मिनट में ये पाइप अकेला अगर चल जाए तो तबाही मचा देगा, टंकी खाली कर देगा। बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ जल्दी से, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। दिमाग अगर स्टेबल है, एकाग्र है, फोकस्ड है, तो आप आसानी से गणित को बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, है ना। और इनमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ है तो समस्या जीवन पर्यंत रहेगी। एक व्यक्ति अपनी आय के 20% की बचत करता है तो 80% खर्च करेगा। 80% की वैल्यू 320 है, यानी कि 8 चौके 32, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो आंसर कितना, 100%, 400, खत्म। भाई 20% की बचत कर रहे हो तो 80% खर्च कर रहे हो, 80% की वैल्यू 320 दी गई है, तो 80 चौके 320, तो 100 चौके 400, क्योंकि इनकम को 100 मान लेंगे, ठीक है। अगला 3 संख्याएं 4/10, 20/18, 20/11, ये अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 39 है। सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। तो पहले तो आप यही पता करो कि अनुपात जो दिया गया है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है कौन सी, पहले आप यही पता करो, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल का टिक लगा लो इस पर भी मेरे दोस्तों आप ध्यान से। क्या देखिए 4/10 आ जाएगा 0.4, 4/10 का मतलब 0.4। 20/18 तो भाग लगाओगे अगर सीधा तो 18 एकम 18 0.2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 18 एकम 18 1.1 के समथिंग आएगा। 20/11 11 एकम 11 90 11 88 1.8 के समथिंग आए, मतलब सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी लास्ट वाली है। तो हमें बस यही बताना है कि भैया जो सबसे बड़ी है वो लास्ट वाली है और सबसे जो छोटी है वो ये है, तो इन्हीं दोनों का तो काम है हमें, है ना। तो क्या दिया गया है कि सबसे बड़ी यानी 20/11, सबसे छोटी यानी 4/10 का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 39। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब इसको थोड़ा सा पहले अच्छा बनाओ। तो एलसीएम लोगे 200, 11 चौके 44, तो 200 में से 44 को माइनस कर दो भैया। 200 में, या इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 5 बार, 20 पंचे 100, 11 दूनी 22, तो 100 माइनस 22 78/11 पचे 55, 78/55 की वैल्यू कितनी है, 39 है। तो 39 दूनी 78 होता है 2/55, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55/2, है ना। 55 इधर 2 का भाग, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 55/2। ध्यान से सुनना, कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी थी, 20/11, तो 20/11 की वैल्यू बताओ। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 20/11 की वैल्यू क्या होगी, 55/2 गुणा कर देंगे 20/11 का, ठीक है दोस्तों। तो 11 से काट दो, 11 5 55 5 बार, 2 से काट दो 20 को 10 बार, और 10 × 5 50 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन से, जैसे हमने किया है, और आप ये रेशियो छोटा करके भी कर सकते हो। मतलब इनको छोटा कर लो 2 से काट के, फिर 10 18 ये जो नीचे आएगा उसका एलसीएम ऊपर लिख लो, फिर वो रेशियो से वो एक लाइन वाला रेशियो बना लो। आप वहां से भी कर सकते हो, वो भी तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। तरीके मैंने बहुत आपको सिखाए हैं, आप टेंशन ना लो, ठीक दोस्तों। जो आपको बेहतर लगे लगा लो। मुझे ये बेहतर लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन मैं अच्छी कर पाता हूं, इसलिए डायरेक्ट मैंने काट दिया, इधर उधर काटा पीटा। अच्छे से आप भी मचाना सीख लो तो आपको भी फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगला
किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का मान दिया गया 70.2 और 58, उन आंकड़ों का माध्य कितना होगा? तो लगा लो इंपिरिकल फॉर्मूला, 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो 3 गुणा माध्यिका यानी कि 3 गुणा 58 बराबर 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य x मान लो क्योंकि वही पता करना है, प्लस बहुलक 70.2। ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 8 24 की 4 हासिल, 2 3 बजे 15 और 2 17, 174 माइनस 70.2, 174 माइनस 70.2 बराबर 2x। ठीक है भैया, अब इसको माइनस कर लो तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर दोस्तों। तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे पॉइंट लगा लो। यहाँ 3 बचेगा तो 3 आ जाएगा सीधा, और यहाँ 17 में से 7 जाएगा यानी 103.8 में भाग लगेगा 2 का, बराबर कितना है आपका x है। अब 2 का इसमें भाग लगा लो तो 2 पंचे 10। ठीक है, और 2 एकम 2, ये तो मामला सीन बदल गया मेरे भाई क्योंकि 2 निम्मा 18 भी हो सकता है, समझ गए। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा, 2 निम्मा 18 यानी कि 51.9 आंसर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया? आपने तो 59.4 बताया था। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ एक कैरी बच गया। देखो यहाँ एक कैरी बच गया तो यहाँ 8 की जगह 18 हो गया, तो 18 जब हो गया तो 2 निम्मा 18, तो मेरे भाई 9 बार कट गया। अगर कैरी नहीं बचता तो 2 चौके 8 4 बार कटता। बात समझ रहे हो? ये भी एक दिमाग की बात होती है, बट मुझे लगा यही मुझे सेम चीज लगी थी कि यहाँ 4 है यहाँ 9 है, ऐसा भी कहीं ऐसा ना हो कि कैरी बच जाए और वो 9 बार कट जाए, इसीलिए मैंने घटा के भी आपको बता दिया कि भैया ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक पाइप है वो किसी टैंक को 3 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा कोई पाइप है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। कमबख्त पाइप हो गया ये वाला। तो मेरे भाई एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आने के बाद 3 दूनी 6, 6 कम 6, ये एफिशिएंसी आ जाएंगी। यदि टैंक खाली होने पर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? तो 6 का आधा हो जाएगा 3, और दोनों को एक साथ खोल दोगे तो एफिशिएंसी 1 बचेगी, तो 3 घंटे लग जाएंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। तो आज की क्लास में हम लोग 20 सवाल टोटल करने वाले थे और 20वां नंबर का जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही सवाल आज की क्लास में मैंने 2 सवाल आपको मेरे भाई होमवर्क में दिए हैं, एक वो जो सेम कराया था और एक ये। दोनों का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। प्रॉमिस करिए आप बताएंगे सभी लोग। और मेरे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो प्रैक्टिस बैच है, चाहे वो फाउंडेशन बैच है, या चाहे जीरो लेवल से पढ़ने वाला यकीन बैच हो, उसकी फीस भी 599 चल रही है, अभी 799 होती है। यकीन बैच हो, वो तकदीर बैच हो, 199 फीस चल रही है। धुरंधर बैच हो 299, बिहार एसएससी वाला बैच, सभी बैचेस पर 15 जून तक ऑफर लाइव है, कोई कूपन आपको लगाना नहीं है। आप बैच ज्वाइन करने के लिए रैंक और ऐप को डाउनलोड करिए अपने फोन में, नेम नंबर ईमेल आईडी वगैरह डालकर रजिस्ट्रेशन करिए। कोई समस्या है तो ऊपर वाले नंबर पे कॉल वगैरह कर सकते हैं आप। और अपना फेवरेट बैच, आपको जो सब्जेक्ट का बैच पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जीरो लेवल से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है, व्हाटएवर, आप सभी लोग जो है इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। लव यू ऑल, नमस्कार। कैसी लगी क्लास बताइएगा जरूर। बाय।